थर्ड टाइप का लूप जिसको हम कहते हैं फॉर लूप। इससे पहले हम दो लूप पढ़ चुके हैं, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। फॉर लूप एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट फॉर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम। इसका काम भी वही है कि ये भी स्टेटमेंट्स को रिपीट करता है फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। दिस लूप इज आल्सो कॉल्ड काउंटर कंट्रोल लूप, क्योंकि ये जो लूप होते हैं ये एक वेरिएबल जिसको काउंटर वेरिएबल कहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। इट इज़ अ मोस्ट फ्लेक्सिबल लूप। ये फ्लेक्सिबल लूप है क्योंकि इसमें लूप को कंट्रोल करने के लिए जो तीन चीज़ें होती हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का पार्ट, वो इकट्ठा ही हम कर रहे होते हैं। एक ही लाइन के अंदर इनिशियलाइजेशन भी हो रही होती है, कंडीशन भी लिख रहे होते हैं और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी कर रहे होते हैं, और उसके बाद करली ब्रैकेट लगानी है और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखना है। तो ये वाला कोड जो होगा, जो कि ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, ये उतनी दफ़ा चलेगा जितनी दफ़ा ये कंडीशन को फुलफिल करेगा। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इस चीज़ को हम फ्लो चार्ट से भी समझ सकते हैं कि यानी ये स्टार्ट हो रहा है लूप, इससे पहले कुछ लिखा हुआ था, ये लूप स्टार्ट हुआ, लूप का इनिशियलाइजेशन का पार्ट चलेगा। इनिशियलाइजेशन का पार्ट क्या होता है कि आपने जो वेरिएबल लिया हुआ है लूप को चलाने के लिए, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, उसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। जब इनिशियलाइजेशन हो जाती है, वो वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाता है, तो उसके बाद कंडीशन चेक होती है। अब कंडीशन के दो रिजल्ट है, ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू आएगा कंडीशन का रिजल्ट तो कोड इनसाइड द लूप, कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, इनसाइड द लूप, यानी कि लूप बॉडी के अंदर जाके उसकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। और उसके बाद अपडेट काउंटर, यानी काउंटर वेरिएबल जिस जो कि इनिशियलाइज किया हुआ था, उसके बाद उसकी वैल्यू को अपडेट करना है। अपडेट का मतलब या वो इंक्रीज हो रही होगी या वो डिक्रीज हो रही होगी। सिंटैक्स के मुताबिक उसको या इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। अब या तो इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। गलती करेंगे तो ये लूप जो है ये इन्फिनिट हो जाएगा या ये चलेगा नहीं। फिर उसके बाद फिर दोबारा कंडीशन चेक होगी, ये कंडीशन ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स। अगर ट्रू होगी तो फिर लूप बॉडी, फिर अपडेट काउंटर। तो ये इस तरह से एक लूप, एक सर्कल जो है ये चलता रहेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी लूप स्टॉप कर जाएगा। अब ये एक फ्लो चार्ट जो है ये एज ए एग्जांपल लिया है कि हम अगर 1 से लेके 10 तक नंबर्स डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो जो नंबर है वो किस तरह डिस्प्ले होते हैं, यानी लूप किस तरह वर्क करता है तो वो नंबर डिस्प्ले होते हैं। सबसे पहले आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं आई, और आई को 1 दे देते हैं, यानी ये इनिशियलाइजेशन हो गई। सेम ये इस तरह बना हुआ है। अब आई इक्वल टू 1, ये क्या है, ये इनिशियलाइजेशन है। उसके बाद कंडीशन क्या देनी है, आई लेस देन इक्वल टू 10, यानी आई की वैल्यू कहां तक जाएगी, 10 तक जाएगी। उसके बाद लूप बॉडी के अंदर आप उसको कर सकते हैं आई प्लस प्लस, या यहाँ पे प्रिंट एफ लगा के, ये काउंटर वेरिएबल है जो कि ये अपडेट काउंटर वाला है, ये काउंटर अपडेट होगा, फिर ये इस तरह चल रहा है। तो ये आई की वैल्यू हर दफा एक एक बढ़ती जाती है और ये लूप जो है इस तरह चलता रहता है। और लूप बॉडी के अंदर जो चीज़ आप स्टेटमेंट लगाएंगे वो अपना वर्क जो है वो करेगी। और जैसे ही ये आई की वैल्यू 11 पे पहुंचेगी, 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप जो है वो स्टॉप कर जाएगा। अब हम इसको एग्जैक्ट एक प्रोग्राम बनाते हैं फॉर लूप का और उससे प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरह से इसने वर्क करना है। इंक्लूड stdio.h int main। सबसे पहले तो हम एक प्रोग्राम अगर बनाना चाहते हैं 1 से लेके 10 तक नंबर डिस्प्ले करने वाला, तो उसको बनाते हैं। डिस्प्ले 1 to 10 from using for बिल्कुल आसान है। फॉर यहाँ पे आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं इनिशियलाइजेशन पार्ट के अंदर, इंट
I इक्वल टू 1, आपने एक वेरिएबल लिया, कोई सा भी ले लेते हैं, n ले लेते हैं, चलो इंट n इक्वल टू 1। ये क्या किया हमने, ये वाला पार्ट इनिशियलाइजेशन कर दिया, ये वाला इनिशियलाइजेशन, ये वाला काम। क्योंकि सबसे पहला पार्ट किसका है, इनिशियलाइजेशन का। आपने एक वेरिएबल, वो ऑलरेडी पहले भी डिक्लेयर हो सकता है, या आप यहाँ पे ही अगर ना डिक्लेयर हो तो आप यहाँ पे ही इसको डिक्लेयर भी कर सकते हैं। कंडीशन क्या बनेगी, आई लेस देन इक्वल टू 10, 10 तक ये जाएगा। अब यहाँ पे डिक्रीमेंट तो नहीं करना ना, क्योंकि हमने जाना है, इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज। अब अगर डिक्रीज करेंगे तो ये लूप इन्फिनिट होगा, ये लूप जो है ये कभी भी इसकी कंडीशन जो है वो फॉल्स ही नहीं आएगी और ये इन्फिनिट लूप बन जाएगा। तो यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज नहीं करेंगे, आई प्लस प्लस, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट एफ, इस चीज को डिस्प्ले करना है तो परसेंटेज डी, हर चीज को नई लाइन पे लेके जाना है तो साथ स्लैश एन, और उसके बाद एन वेरिएबल, ये हो गया जी। अब ये प्रिंट एफ जो है इसके साथ कोई ब्रैकेट नहीं लगाई फॉर की, क्योंकि फॉर जो है अगर इसके साथ ब्रैकेट नहीं है तो एक प्रिंट एफ ये वाली जो है ये इसके साथ है, ये वेरिएबल सारे एन हो गए। तो ये आ गया जी 1 से 10 तक काउंटिंग। ये इनिशियलाइजेशन पार्ट ये एक ही दफा चलता है, जब ये लूप एग्जीक्यूट हुआ है तो इंट एन इक्वल टू 1, ये वन टाइम चलती है इनिशियलाइजेशन। अगर आप इसको देखें यहाँ पे तो इनिशियलाइजेशन जो है वो एक दफा हो गई है, तो उसके बाद कंडीशन चेक हो रही है। अब कंडीशन क्या है, यहाँ पे अगर हम प्रोग्राम को देखें तो प्रोग्राम के अंदर n इक्वल टू 1, 1 लेस देन 10, यानी कंडीशन क्या बनी है, ये ट्रू हुई है, 1 लेस देन 10, ये 1 लेस देन 10 ट्रू। उसके बाद लूप बॉडी चलेगी, लूप बॉडी के अंदर प्रिंट एफ लिखा हुआ n की वैल्यू को प्रिंट करेगा तो ये 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये वाला पार्ट चलेगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और ये n की वैल्यू को क्या कर देगा, ये 2 कर देगा। 2 के बाद ये कंडीशन दोबारा चेक होगी, 2 लेस देन 10, तो ये 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, 3 के बाद ये कंडीशन फिर ट्रू है, 3 लेस देन 10 ट्रू, फिर ये 3 प्रिंट होगा, फिर ये 4 हो जाएगा, फिर ये 4 लेस देन 10 ट्रू होगा। तो ये सर्कल इस तरह चलता रहेगा लूप का। अब अगर हम कहते हैं कि जी हम अपनी मर्जी से इसको नंबर, इसको इस तरह कर देते हैं, इंट एक वेरिएबल ले लिया ई, और हम कहते हैं प्रिंट एफ एंटर नंबर, एंटर नंबर, स्कैन एफ, परसेंटेज डी स्लैश ये कॉमा एड्रेस ऑपरेटर ई। ठीक है, ये हमने एक नंबर लिया है ई। करना क्या चाहते हैं हम यहाँ पे n इक्वल टू 10 की बजाय n इक्वल टू ई लिखते हैं, कि 1 से लेके जो काउंटिंग है वो ई तक चले, जो नंबर हम उसको दें उस तक काउंटिंग चले।
एंटर नंबर, हम एंटर नंबर देते हैं 15। जैसे ही एंटर करेंगे ये 1 से लेके 15 तक काउंटिंग डिस्प्ले कर देगा। 1 से 15 तक, क्योंकि अब हम जो इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं वो 1 से ही कर रहे हैं, लेकिन जो कंडीशन हमने बनाई हुई है वो ई तक बनाई हुई है, और ई वो नंबर है जो हम उसको इनपुट करके दे रहे हैं। ई जो हम उसको देंगे 15, तो ये n लेस देन इक्वल टू 15 की कंडीशन लगती है, और ये फिर 15 तक जो है वो काउंटिंग डिस्प्ले होती है। और अगर हम यहाँ पे n इक्वल टू n प्लस 2 कर देते हैं, तो अब ये हर दफा 2 का इंक्रीज करेगा, n इक्वल टू n प्लस 2। अब जो भी उसको एंडिंग नंबर देंगे वहां तक ये जाएगा। स्टार्ट कहां से लेगा? 1 से। एंड कहां पे होगा? ई पे। और हर दफा 2 का इंक्रीज करता जाएगा, यानी ये 1, फिर 3, फिर 5, जहां तक सो ऑन, जब तक वो ई वैल्यू नहीं आती ये लूप जो है वो चलता रहेगा। और ये एक्चुअल में ऑड नंबर्स डिस्प्ले करेगा। जो एंडिंग नंबर देंगे 1 से लेके उस एंडिंग नंबर तक तमाम ऑड नंबर्स जो है उसको डिस्प्ले कर देगा। अगर हम इसको देते हैं 20, अभी 20 दे दिया जी इसको, उसके बाद एंटर करते हैं, तो ये 1 के बाद ये 1 डिस्प्ले हो गया। उसके बाद n इक्वल टू n प्लस 2, तो ये 2 का इंक्रीज कर रहा है, 3 आ जाएगा, तो 3 लेस देन e की वैल्यू क्या है जो हमने यहाँ पे दी हुई है 20, तो कंडीशन ट्रू, तो ये 3 को प्रिंट कर देगा, फिर ये 5, फिर 7, फिर 9 अप टू 20, क्योंकि 20 तो डिस्प्ले नहीं होगा, ये 19 के बाद 21 पे आ जाएगा, तो e की वैल्यू 20 है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा। इसी तरह हम कहते हैं जी कि टेबल का प्रोग्राम है, टेबल वाला प्रोग्राम हम वाइल के साथ भी कर चुके हैं, डू वाइल के साथ भी कर चुके हैं। तो टेबल का प्रोग्राम हम फार के साथ भी करके देखते हैं कि टेबल का प्रोग्राम फार के साथ कैसे आएगा। टेबल का प्रोग्राम हम जो बनाते हैं वो 1 से 10 तक का ही बना लेते हैं, तो ये तो इसी तरह रहने देंगे हम, 1 से 10 तक की लूप चले, और हर दफा n में एक एक इंक्रीज हो। ये काउंटर वेरिएबल है, n जो है इसको हम कहते हैं ये काउंटर वेरिएबल है, क्योंकि एक्चुअल काउंटिंग जो है ये कर रहा है 1 से 10 तक। ये जो है इसको हम कह देते हैं कि t ले लेते हैं, ये फॉर t, इसलिए e से भी काम चल जाएगा, लेकिन हम टेबल नंबर ले रहे हैं तो उसके लिए सूटेबल वेरिएबल जो है वो t है। 1 से 10 तक ये काउंटिंग करेगा। अब टेबल किस तरह प्रिंट होता है? सबसे पहले टेबल का अगर आप नंबर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो किस में है? वो टी में है। तो आर्गुमेंट लिस्ट के अंदर प्रिंट एफ की जो आर्गुमेंट लिस्ट है उसमें टी फॉर टेबल नंबर जो कि हमने इनपुट किया होगा, ये टी आएगा। टी के बाद वो नंबरिंग आ रही होती है 1 2 3 4 इस तरह लिखा आ रहा है, तो वो चीज जो है वो जनरेट हो रही है थ्रू एन, और t मल्टीप्लाई n जो है ये इसका रिजल्ट बन जाता है। तो आर्गुमेंट लिस्ट में तो हमने ये दे दिया tn और t मल्टीप्लाई n। अब ये जो t की वैल्यू है ये मिलनी है पहले परसेंटेज d को, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन आना है, फिर परसेंटेज d, फिर इक्वल का साइन आना है, फिर परसेंटेज d, और फिर स्लैश n। तो इस तरह से पहला परसेंटेज डी अपनी वैल्यू टी से लेगा जो कि टेबल का नंबर होगा, फिर मल्टीप्लाई का साइन आएगा, फिर परसेंटेज डी जो है ये एन की वैल्यू पिक करेगा जो कि 1 से 10 तक जा रही है, और आखिरी जो है ये टी मल्टीप्लाई एन है। तो अब ये वाला जो प्रोग्राम है क्या करेगा, एक नंबर लेगा हमसे और फिर उस नंबर का टेबल डिस्प्ले करेगा 1 से लेके 10 तक। ये हमसे एक नंबर लेगा और उसके बाद उसका क्या डिस्प्ले करेगा, टेबल डिस्प्ले करेगा 1 से लेके 10 तक। करना पड़ेगा कि आप 10 से 1 तक काउंटिंग डिस्प्ले करना चाहते हैं, अगर हम इसको 10 से 1 तक लेके आना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि 10 से 1 तक काउंटिंग डिस्प्ले करें,
वेरिएबल आप बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इनिशियलाइजेशन वाले हिस्से में भी कर सकते हैं। इंट n इक्वल टू 10, इनिशियलाइजेशन क्या कर दिया 10, 10 तक 10 से ये स्टार्ट होगा लूप, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कंडीशन में क्या है कि n की वैल्यू ग्रेटर रहे 1 से, यानी 10 इसकी इनिशियलाइजेशन की वैल्यू है, जो कि स्टार्टिंग वैल्यू n की 10 है, और ये 10 जो है ये जब डिक्रीज होता रहेगा तो ये डिक्रीज होता होता 1 से नीचे ना जाए बल्कि ग्रेटर देन 1 रहे, और फिर हम n को इंक्रीज नहीं करेंगे, हर स्टेप पे n को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। फिर इसके बाद हम इसकी एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देते हैं, प्रिंट f %d /n कामा n। अब यहाँ पे हमने इंक्रीज नहीं किया, डिक्रीज किया, तो ये वाला जो हिस्सा है कि इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द इनिशियलाइजेशन एंड कंडीशन। इसके बाद इसको जब हम चलाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये 10 से लेके 1 तक डिस्प्ले करेगा। और अगर आप हर दफ़ा 2 का डिक्रीज करते जाते हैं, n इक्वल टू n-2, यानी हर स्टेप पे n में 2 का डिक्रीज हो जाए, तो तब जो है ये क्या करेगा, ये 10, 10 के बाद 8, 8 के बाद 6, फिर 4, फिर 2। जो चीज़ आप लिखें उसको समझे भी कि ये जो आउटपुट है ये दे कैसे रहा है। जब तक आप इसकी वर्किंग को नहीं समझेंगे, आप इसके फिर जो नेक्स्ट प्रोग्राम्स होंगे वो नहीं समझ सकते। बेसिक चीज़ है इसकी वर्किंग के, इस स्टेटमेंट के ज़रिए ये वाली वैल्यूज़ किस तरह डिस्प्ले की हैं, इसकी वर्किंग क्या हुई है, बैक एंड के ऊपर इसकी वर्किंग सामने नज़र नहीं आती किसी भी चीज़ की। वर्किंग जो हुई है वो बैक एंड पे हुई है। ये जो फ्लो चार्ट है ये वाली चीज़ होती है, वो बेशक आपने इफ़ की पढ़ी है, इफ एल्स की पढ़ी है, स्विच की पढ़ी है, ये बैक एंड के ऊपर वर्क हो रहा है, ये हमें नज़र नहीं आ रहा सामने। ठीक है, नज़र हमें जैसे ही हमने रन की दबाई है तो रन की पे हमें ये डिस्प्ले हो गया। अब बैकएंड के ऊपर ये चीज़ रिजल्ट जनरेट कैसे हुआ है, ये उसकी बैकएंड वर्किंग है कि इस स्टेटमेंट ने बैकएंड के ऊपर क्या काम किया है, तो ये चीज़ जो है वो हमें आउटपुट होकर नज़र आई है। तो बैकएंड की वर्किंग के लिए असल में चीज़ जो है वो समझने के लिए हम फ्लो चार्ट को देखते हैं कि हुआ क्या है, कि ये पहले जो है वो इनिशियलाइजेशन हुई है, फिर वो कंडीशन चेक कर रहा होता है, फिर वो लूप बॉडी में आता है, और ये फिर इस तरह से ये काम जो है वो रिपीट हो रहा होता है, तो तब जाके हमें ये आउटपुट नज़र आती है। ये एक ही चीज़ डायरेक्ट हमें नज़र नहीं आ जाती, ये असल में बैकएंड के ऊपर जो कि हमें नज़र नहीं चीज़ आई, ये उसने कुछ वर्क किया है, तो तब ये काम हुआ है। असल चीज़ है इसकी बैकएंड की वर्किंग समझना। जिसको बैकएंड की वर्किंग समझ आ गई है, फिर वो जो है वो हर तरह के प्रोग्राम बना सकता है।